नमस्कार साथियों, मैं ए.के. ढिल्लन आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया था। मैं उसका एक पार्ट बना चुका हूं और ये उसका दूसरा पार्ट है। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, इसी को हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता। और इसी को कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता क्यों बोलते हैं। और इसका टाइम था आपका 2500 BC से लेकर के, टाइम भी इम्पोर्टेंट है इसका, 2500 BC से लेकर के 1750 BC तक। कितना? 1750 BC तक। ठीक है जी। इससे पहले पार्ट में जो मैंने आपको स्थल बताए थे वो सभी स्थल पाकिस्तान में स्थित है। और जो मैं अब ये आज आपको मैंने स्थल लिख रखे हैं जितने भी सारे, ये सारे के सारे आपके भारत के अंदर स्थित है। भारत खुदाई के दौरान भारत के अंदर जो पाए गए हैं वो सभी स्थल ये हैं जो इम्पोर्टेंट है। इनसे अलग भी बहुत सारे हैं लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो सारे के सारे मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो ये शुरू करते हैं और देखते हैं। लोथल इम्पोर्टेंट है। लोथल कौन सी नदी के किनारे है? वो जो लोथल स्थल है कौन सी नदी के किनारे था? कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था लोथल? लोथल था आपका भोगवा नदी के किनारे। कौन सी नदी? भोगवा नदी। लोथल की जो खुदाई थी या लोथल की खोज किसने की? वो की आपकी रंगनाथ राव ने। किसने? रंगनाथ राव ने खोज करता। अगर आ जाके बताइए लोथल की खोज किसने की या लोथल की खुदाई किसने की, तो रंगनाथ राव ने। और कौन सी नदी के किनारे था? भोगवा नदी के किनारे था। पड़ता कहाँ पर है? ये पड़ता है गुजरात के अंदर। कहाँ पर? गुजरात के अंदर। ये भैया गुजरात के अंदर आपका पड़ता है। इसके अंदर हमें इसके जो यहाँ पर खुदाई के दौरान जो हमें सामान मिले हैं वो क्या क्या मिले हैं? एक तो गोदीबाड़ा मिला है। गोदीबाड़ा का मतलब क्या होता है? गोदीबाड़ा का मतलब होता है बंदरगाह। या तो बंदरगाह देखने को मिलेगा आपको वहाँ पर, या मिलेगा गोदीबाड़ा। क्यों मिला है? देखो, जो आपको गुजरात वाला एरिया है वो ये है, पूरा का पूरा तटीय एरिया है। यहाँ पे समुंदर है, इधर अरब सागर है। तो जिधर आपका साफ पानी होगा उधर ही तो बंदरगाह होगा। ऐसा तो है नहीं कि बीच में यूपी में बंदरगाह बना दोगे आप, एमपी में बना दोगे। भाई बंदरगाह वहीं पर तो बनेगा जहाँ पर पानी होगा। पानी गुजरात में ही है तो गुजरात में इसीलिए बंदरगाह मिला है। कहाँ पर मिला है? लोथल में, क्योंकि लोथल गुजरात के पश्चिमी तट पर है। तो यहाँ पर हमें गोदीबाड़ा मिला है, बंदरगाह मिला है। इसको लोथल को व्यापारिक शहर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यापारिक शहर। व्यापारिक शहर क्यों बोलते हैं? क्योंकि भैया लोथल पर बंदरगाह था। तो बंदरगाह था तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर ज़रूर जहाज़ आते होंगे और वहाँ से सामान लाने के बाद वहाँ से सामान लोथल से लेकर के जाते होंगे। तो व्यापार होता था वहाँ से। कहाँ से? लोथल से। तो इसलिए बोलते हैं इसको व्यापारिक शहर। औद्योगिक शहर किसको बोलते हैं? पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, चनहुदड़ो को बोलते हैं औद्योगिक शहर। और व्यापारिक शहर किसको बोलते हैं? लोथल को बोलते हैं। यहाँ से 3 युगल समाधि मिली है। क्या मिली है? 3 युगल समाधि। इसका क्या मतलब है? युगल समझ गए? स्त्री और पुरुष युगल जोड़ा, तो 3 युगल समाधि मिली है। तो उसी से जो आइडिया लगाया गया, उसी से पता लगाया गया कि यहाँ पर सती प्रथा थी। क्या थी? सती प्रथा थी। भाई ये 3 युगल समाधि मिली है। इसी के अनुसार जो शोधकर्ता है इतिहास के, उन्होंने आइडिया लगाया कि भाई जब यहाँ पर पुरुष के साथ महिला को दबाया जा रहा है, दोनों के दोनों एक साथ मिल रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर सती प्रथा थी। कि भाई ऐसा होता होगा यहाँ पर कि अगर किसी महिला का पति मर गया तो उसकी पत्नी को उसके साथ दफना दो। तो इसी सती प्रथा का जो आपके सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। और 3 युगल समाधि कहाँ से मिली है? लोथल से ही मिली है। युगल का मतलब ही होता है पति और पत्नी। फारस की मुद्रा मिली है। क्या मिली है? फारस की मुद्रा मिली है। फारस की मुद्रा तो मिलेगी क्योंकि यहाँ पर व्यापारिक शहर था। भाई लोग यहाँ पर आ रहे थे, फारस से आ रहे थे या दूसरे कहीं मिस्र से आ रहे थे, कहीं से भी व्यापार करने के लिए आ रहे थे। तो जहाँ पर व्यापार करने के लिए आएंगे तो जाहिर सी बात अपने साथ अपनी करेंसी भी लेकर के आएंगे। तो फारस की मुद्रा कहाँ से मिली है? लोथल से मिली है। अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड देखने को मिलेगा अग्नि के हवन कुंड। कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। घोड़े की मूर्ति मिली है। घोड़े की मूर्ति मिली लेकिन वो मूर्ति मिट्टी की थी। अगर घोड़े की अस्थि आएगी तो सुतकोटदा होगा। यहाँ पे घोड़े की मूर्ति है, मूर्ति वो मिट्टी की बनी हुई थी। तो मिट्टी अगर आगे की बताइए, घोड़े की मिट्टी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो वो भी लोथल से मिली है। बाजरा और धान भी मिला है। यहाँ पे बाजरा मिला है, धान मिलेगा। धान नहीं आएगा तो फिर चावल आएगा। धान और चावल एक ही चीज़ है। तो बाजरा और धान लोथल से मिले। हाथी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हाथी दांत का स्केल। भाई हाथी के दांत का स्केल कहाँ से मिला है? वो भी लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
और ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। मुख्य द्वार, ये तो वीवीआई लगा ले रहा इस वाले पॉइंट को। मुख्य द्वार जो थे सड़क की ओर खुलते थे, इसका क्या मतलब है? जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसके अंदर जितने भी स्थल देखने को मिले हैं, उसमें जो घर बने हुए थे, घर इनके ग्रिड पद्धति में बने हुए थे। थोड़ा सा घर को समझ लो, घर इनके ऐसे बने हुए थे भाई। ये सड़क जा रही है ऐसा, ये एक सड़क हो गई, इसके बाद ये एक सड़क हो गई, ऐसे समझो सड़क हो गई। यहाँ पे इनके घर बन रहे हैं, एक घर आपका इनका इधर ही हो गया, एक इधर हो गया, ऐसे घर बन रहे हैं, सड़क से अलग इनके घर बन रहे हैं। तो घर का जो मेन गेट था ना वो इधर की तरफ था, इनका इधर की तरफ, इधर मेन रोड है उसकी तरफ इनके गेट नहीं थे। किसी भी हड़प्पा के अंदर, पूरी जितनी हड़प्पा सभ्यता थी इसके अंदर जितने भी स्थल मिले हैं, किसी का भी मुख्य द्वार सड़क की ओर नहीं था, लेकिन लोथल का था। मुख्य द्वार सड़क की ओर खुलते थे। लोथल में जितने भी मकान देखने को मिले उनका मुख्य द्वार जो था वो सड़क की ओर खुल रहा था, ऐसा था। और बाकी में कैसा था? बाकी में आपका ऐसा था, पीछे की तरफ था। और इनका किधर था? इनका रोड की तरफ था। क्यों था? थोड़ा समझो भाई। लोथल में हमें क्या मिला देखने के लिए कि भाई बंदरगाह था। बंदरगाह था तो व्यापारिक शहर भी था, व्यापारिक शहर था तो यहाँ पर ये भी पक्की बात है कि यहाँ पर कच्चा माल आता होगा, कच्चा आता होगा, कुछ भी माल आता होगा। तो उनको माल को फिर भर के ले जाते होंगे। तो भर के ले जाने के लिए फिर ये सड़कों से लेके जा रहे हैं। जब सड़कों से लेके जा रहे हैं तो इन्हें घर में रखना है। तो इन्होंने इसीलिए मेन गेट जो सड़क की तरफ बनाए, क्योंकि यहाँ से ये कुछ भी माल ला रहे हैं और अपना आराम से घर में रख रहे हैं। अगर ये यहाँ से फिर घूम कर जाएंगे तो पतली गली से घूम कर जाएंगे। गली तो इधर भी थी, लेकिन इधर तो मुख्य सड़क थी, बड़ी बड़ी सड़कें थी। इधर जिधर इनके गेट पीछे की तरफ थे, यहाँ छोटी छोटी गलियाँ थी। छोटी छोटी गलियों में सामान को लेकर के जाना इतना आसान नहीं होता। तो यही रीजन था, इन्होंने जो इनके जो मुख्य द्वार थे लोथल के, वो सड़क की तरफ खुलते थे, क्योंकि इन्हें यहाँ पे माल आता होगा, इन्हें अपने माल घर में भरना होता होगा। तो भैया इधर से लाया करते और अपने घर में इसे आराम से भर लिया करते। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया कि बताइए हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहाँ पर मुख्य द्वार सड़कों की तरफ खुलते थे? तो सड़कों की तरफ किसके खुलते थे? लोथल के खुलते थे। इसे लघु हड़प्पा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु हड़प्पा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन से स्थल को लघु हड़प्पा बोलते हैं? तो लघु हड़प्पा बोलते हैं लोथल को। किसको बोलते हैं? लोथल को बोलते हैं। ठीक है जी। इसके बाद देखते हैं सुरकोटदा। सुरकोटदा ये कौन सी नदी के किनारे हैं? ये भी सरस्वती नदी के किनारे हैं। इसके खोजकर्ता का नाम मैंने नहीं लिखा। जिनके खोजकर्ता इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको सारे लिखवाऊंगा, जिनके नहीं है वो बिना मतलब में लिखने में कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा कोई याद करने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका हमें खोजकर्ता याद नहीं करना यार, बस नदी याद कर सकते हो सरस्वती। ये भी कहाँ पर पड़ता है? ये भी गुजरात के अंदर ही पड़ता है। कहाँ पर? गुजरात की। ये जो स्टार्टिंग के 4 लिख रखे हैं सब गुजरात के अंदर पड़ते हैं। ये भी याद कर लेना कौन से स्टेट के अंदर है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से जो स्थल दिए गए हैं ये गुजरात के अंदर कौन सा है, कौन सा नहीं है, ऐसा भी आ जाता है। तो सुरकोटदा, ये सुरकोटदा एक था सूतकांगेडोर। सबसे पश्चिमी स्थल जो था सूतकांगेडोर था। पूरी हड़प्पा सभ्यता वो सभ्यता का वो कहाँ पर पड़ता? वो पड़ता पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। सूतकोटदा और सुरकोटदा में कंफ्यूजन नहीं हो रहा। वो है सूतकांगेडोर। क्या है? सूतकांगेडोर सबसे पश्चिमी स्थल है। और ये क्या है? ये आपका सुरकोटदा। सुरकोटदा होगा, सूतकोटदा होगा, एक ही बात है। ये भी बंदरगाह था भाई। ये भी बंदरगाह भाई, बंदरगाह के वो मिले हैं क्योंकि ये भी गुजरात में पड़ता है। गुजरात पूरा तटीय है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। जब तटीय है यहाँ पर समुंदर है, अरब सागर है, तो यहाँ पे ही भाई बंदरगाह बनाएंगे हम। ऐसा तो है नहीं बीच में बना देंगे, यूपी के अंदर बना लेंगे, एमपी के अंदर बना देंगे। तो बंदरगाह के साक्ष बंदरगाह कहाँ पर मिला है? एक तो मिला है लोथल के अंदर, एक कहाँ पर मिला है? एक मिला है सुरकोटदा के अंदर। कहाँ पर मिला है? सुरकोटदा के अंदर। दोनों के दोनों इस तरह गुजरात में पड़ते हैं। घोड़े की अस्थियाँ मिली है, इसे भी वीवीआई लगा लेना। और ये भी वीवीआई ध्यान रखना। घोड़े की अस्थियाँ कहाँ से मिली है? घोड़े की अस्थियाँ पूरी जो हड़प्पा सभ्यता है, पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता के अंदर सिर्फ एक स्थल ऐसा है जहाँ से आपको घोड़े की अस्थियाँ देखने को मिली है। तो घोड़े की अस्थियाँ कहाँ पर मिली है? मिली है सुरकोटदा में। कहाँ पर? सुरकोटदा में। घोड़े की मूर्ति मिट्टी की कहाँ पर मिली थी? वो मिली थी लोथल के अंदर। वो मिट्टी से बना हुआ घोड़ा था। वो वैसा घोड़ा नहीं था, वो तो एकदम से समझो खिलौना बनाया हुआ था मिट्टी से, लेकिन ये पूरा का पूरा घोड़ा था। इसकी घोड़े की अस्थियाँ कहाँ पर मिली है? सुरकोटदा के अंदर मिली है। पूरी हड़प्पा सभ्यता के अंदर सिर्फ एक ही स्थल है जहाँ पर घोड़े की अस्थियाँ मिली है, वो है आपका सुरकोटदा। यहाँ पे तराजू भी मिली है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तराजू मिली है और कलश समाधान भी यहाँ पर मिला है। कलश समाधान में आपको कई बार बता चुका हूँ। ये कलश के अंदर ही हड्डियों को डाल करके अपने मतलब जब इनका मकान होता था उसमें दफना लिया करते थे, उसी को बोलते हैं कलश समाधान। रंगपुर, ये भी गुजरात में है रंगपुर।
रंगपुर। रंगपुर कौन सी नदी के किनारे है, किसने इसकी खोज की, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो नदी इंपॉर्टेंट है, जो खोज करता इंपॉर्टेंट है, वही मैं सिर्फ आपको कराऊंगा। ज़्यादा कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसका एग्ज़ाम आपको नहीं देना कि भाई आईएएस बनना है, आपको तो सिर्फ वनडे एग्जाम देना है। वनडे एग्जाम में सिर्फ फैक्ट्स वाले क्वेश्चन आते हैं, फैक्ट्स पूछता है वो, ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछता। तो रंगपुर से क्या मिला, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। धान की भूसी, धान की भूसी आ जाए या फिर चावल आ जाए, धान की भूसी आए चावल आए। चावल हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिले हैं, एक तो रंगपुर से मिला और एक धौलावीरा वहाँ से मिला है आपका लोथल से। कहाँ से, लोथल से देखो ये रहा धान, बाजरा और धान मिला है। तो चावल कहाँ से मिला है, रंगपुर से और लोथल से, दोनों जगह से आपका धान मिला है। धौलावीरा इंपॉर्टेंट है, ये भी गुजरात में पड़ता है। धौलावीरा भी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये 3 खंडों में विभाजित था। एक तो चलिए इंपॉर्टेंट है, वीवीआई लगा ले। 3 खंडों का मतलब क्या, देखो भाई ये जो था इधर एक, इधर ऐसे खंड थे 3। पूरी हड़प्पा सभ्यता के अंदर एक अकेला ये स्थल ऐसा है जो 3 खंडों में विभाजित था, वरना पूरी हड़प्पा सभ्यता के अंदर जितने भी स्थल देखने को मिले हैं सारे के सारे 2 खंडों में विभाजित थे। कौन कौन से, ये वाला खंड जो था इधर वाला, इसे बोलते हैं पूर्वी खंड। क्या बोलते हैं, पूर्वी खंड। लो जी पूर्वी, ये क्या था, ये था आपका पश्चिमी खंड। क्या था, पश्चिमी खंड। तो जो भी स्थल के, जो भी हड़प्पा के अंदर स्थल देखने को मिले उनमें सिर्फ 2 ही थे, पूर्वी पश्चिमी, मध्य नहीं था। मध्य किसी के अंदर नहीं था, मध्य सिर्फ इसके अंदर था। ये सिर्फ अकेला ऐसा स्थल है जो 3 खंडों में विभाजित था, वरना सब के सब 2 खंडों में विभाजित है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। मध्य में क्या था, मध्य में इसमें खेल का मैदान था। क्या था, खेल का मैदान। लो खेल का मैदान भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए किस स्थल के अंदर खेल का मैदान मिला है। तो खेल का मैदान में मिला है, लिख लेना इसमें, खेल का मैदान धौलावीरा में मिला है। कहाँ पर मिला है, धौलावीरा मिला है। सबसे बड़ा स्थल है, क्या है, सबसे बड़ा स्थल। पूरी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, वो आपका धौलावीरा है। अभी थोड़ा सा इसको क्लियर करूंगा। यहाँ पे लिख रहा है भारत का सबसे बड़ा स्थल, यहाँ पे लिख रहा है सबसे बड़ा स्थल। जब इस पर आऊँगा तब क्लियर करूँगा। अभी यहाँ से क्या मिला है, वो सबसे सुनियोजित तरीके से बसा हुआ शहर, सबसे सुनियोजित तरीके से बसा हुआ स्थल हड़प्पा सभ्यता का कौन सा था, वो भी आपका धौलावीरा था। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। ये इतने अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया था, कितना साफ सुथरा था, इसकी गलियाँ ऐसी थी काफ़ी, मतलब कि सुनियोजित तरीके से बसा हुआ शहर था। कौन सा था, वो था आपका धौलावीरा। 10 चित्रों वाला शिलालेख मिला है। क्या मिला है, यहाँ से 10 चित्रों वाला एक शिलालेख मिला है। ठीक है जी। इसके बाद देखते हैं राखी घड़ी। राखी घड़ी कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट है। राखी घड़ी भी ध्यान रखना कि इंपॉर्टेंट है। राखी घड़ी पड़ता है हरियाणा के अंदर। कहाँ पर पड़ता है, हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर, इनके स्टेट भी याद रखने हैं। राखी घड़ी कौन सी नदी के किनारे है, राखी घड़ी घग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे था, घग्गर नदी के किनारे था। इसमें क्या याद कर रहा है, सिर्फ इसमें एक चीज़ याद करनी है कि भारत का सबसे बड़ा स्थल, भारत, देखो भारत सब पकड़ना, भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, सबसे बड़ा स्थल है आपका राखी घड़ी। और पूरी हड़प्पा सभ्यता का है कि पूछने लगे, भारत शब्द यूज ना करे, पूछने लगे कि बताइए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो होगा धौलावीरा। और पूछने लगे हड़प्पा सभ्यता के अंदर, हड़प्पा सभ्यता में भारत के अंदर सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है हड़प्पा के अंदर, तो वो है राखी घड़ी। भारत यूज होगा तो राखी घड़ी है, भारत यूज नहीं होगा, सिर्फ ऐसे ही पूछेगा कि हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है हड़प्पा सभ्यता का, तो वो है धौलावीरा। दोनों में अंतर समझो। देखो जो ये धौलावीरा है गुजरात में पड़ता है, कच्छ वाले क्षेत्र में, कच्छ का रण है नहीं, उधर वाले क्षेत्र में पड़ता है। तो इसका कुछ जो भाग है ना वो अब पाकिस्तान के अंदर जा चुका है, तो पाकिस्तान के अंदर जा चुका है, कुछ भारत के अंदर ही है। तो पूरा का पूरा भारत के अंदर नहीं है, कुछ पाकिस्तान के अंदर है, कुछ भारत के अंदर है। तो पूरी हड़प्पा सभ्यता को देखोगे तो सबसे बड़ा यही है। लेकिन अगर सिर्फ भारत को देखोगे तो फिर इसका कुछ पार्ट ना पाकिस्तान के अंदर चला गया। जब पाकिस्तान के अंदर चला गया तो हम उसे काउंट नहीं कर सकते, हम सिर्फ वो काउंट करेंगे जो पार्ट इसका इंडिया के अंदर है। तो इंडिया के अंदर इसका पार्ट फिर कम है, तो इसकी वजह से सबसे बड़ा जो भारत का स्थल है वो फिर आपका राखी घड़ी हो गया। और वैसे कौन सा है पूरी हड़प्पा सभ्यता का, वैसे है आपका धौलावीरा। कल मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था, सबसे बड़ा शहर था आपका मोहनजोदड़ो। इस भाई वो सबसे बड़ा शहर है, ये सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल है। कन्फ्यूजन थोड़ा सा दूर करो। देखो एक स्थल और शहर में अंतर समझो भाई। धौलावीरा सबसे बड़ा स्थल कैसा, धौलावीरा ना एरिया वाइज बहुत बड़ा है, एरिया वाइज बहुत बड़ा, जैसे राजस्थान एरिया वाइज बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें ऐसा तो है नहीं उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन तो यूपी की ज़्यादा है। तो ऐसे ही जो धौलावीरा था उसका एरिया तो बहुत बड़ा था, लेकिन वो एरिया के अंदर ना बसा हुआ कम था। वो सबसे ज़्यादा बसा हुआ क्या था, सबसे ज़्यादा बसा हुआ था आपका मोहनजोदड़ो का एरिया इतना बड़ा नहीं था, लेकिन उसके अंदर बसावट ज़्यादा थी। तो सबसे बड़ा शहर
तो शहर आएगा तो शहर होगा मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा स्थल आएगा तो सबसे बड़ा स्थल होगा हड़प्पा सभ्यता का धोलावीरा। और भारत का सबसे बड़ा स्थल आएगा तो भारत का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। कौन सा है? राखीगढ़ी। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। अगर भारत के उसमें पूछ लेगा तो पूछ लेगा कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो दूसरा कौन सा है? पहला तो ये है, दूसरा आपका कौन सा है? दूसरा आपका धोलावीरा है। कौन सा है? धोलावीरा। ध्यान रखना। अब कन्फ्यूजन दूर हो चुका होगा कि शहर और स्थल में क्या अंतर है। भाई शहर तो बसा हुआ होता है, स्थल पूरा बड़ा एरिया हो गया, उसमें चाहे आप तो आपके 2 घर बना लो चाहे 3 घर बना लो, उसका एरिया तो बड़ा है लेकिन उसमें घर 3 ही है। लेकिन मोहनजोदड़ो का एरिया तो छोटा था लेकिन उसके अंदर घर ये समझो 3 नहीं थे 10 थे, तो वो शहर तो हो गया बड़ा और स्थल कौन सा हो गया बड़ा? धोलावीरा। कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे है? ये भी घग्गर नदी के किनारे है। कहाँ पर पड़ता है कालीबंगा? कालीबंगा पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। जो स्टेट में लिख रहा हूँ वो स्टेट भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा, इसका कालीबंगा का मतलब क्या है? कालीबंगा का मतलब है काली चूड़िया। क्या इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भैया काली चूड़िया। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि बताइए कालीबंगा का मतलब क्या है? कालीबंगा का मतलब है काली चूड़िया। ये आपसे पूछ लेगा कि चूड़िया कहाँ से मिली है, तो चूड़िया मिली है कालीबंगा से। पूरा सौंदर्य प्रसाधन या मेकअप किट कहाँ से मिली थी? मेकअप किट मिली थी आपकी चनहुदड़ो से। कंगा, काजल, लिपस्टिक, पाउडर, कुछ भी आ जाए, सारे के सारे जो मेकअप के सामान होते हैं समझ लो, जो भी सामान आएगा सारा का सारा मिला है आपका चनहुदड़ो से। सिर्फ किसको छोड़ करके? चूड़ियों को छोड़ करके। चूड़ी कहाँ से मिली है? चूड़ी मिली है कालीबंगा से। कहाँ से मिली है? कालीबंगा से। इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भूकंप, वेरी इंपॉर्टेंट। भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं भैया? भूकंप के साक्ष्य मिले हैं आपके कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। ये समझो जैसे भूकंप आया होगा वहाँ पे, तो काली सारी तरफ राख उड़ गई होगी, सारी तरफ काला काला हो गया होगा, तो भूकंप आया उसने सारी तरफ काला काला कर दिया भैया। भाई जब भूकंप आएगा तो घर आपके गिर जाएंगे, जब घर गिरेंगे तो धूल उठेगी ऊपर की तरफ, धूल उठेगी तो सारा आसमान काला काला हो जाएगा। तो भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। अग्नि हवन कुंड है या अग्निकुंड है, एक ही बात है। ये पूरी हड़प्पा सभ्यता के अंदर सिर्फ 2 स्थल ऐसे हैं जहाँ से आपके अग्नि के हवन कुंड मिले हैं, लोथल और कालीबंगा। अगर क्वेश्चन एक बार ये भी क्वेश्चन आया था, एग्जामिनर ने अग्नि हवन कुंड नदी करके पूछ लिया था कि बताइए निम्नलिखित में से किस स्थल के अंदर आपको यज्ञ वेग, मतलब कि जो आपके यज्ञ वगैरह करते हैं पंडित जी, उसके स्थल मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं? एक तो कालीबंगा से और एक लोथल से। क्यों भैया? अग्नि हवन कुंड का मतलब क्या है भैया? अगर हम कहीं पर हवन वगैरह करेंगे तो अग्नि वहीं पे तो करेंगे जहाँ पर हम अग्नि जलाएंगे, अग्नि कुंड के अंदर ही तो करेंगे। तो अगर क्वेश्चन घुमा करके पूछेगा ना तो भी इसका आंसर यही होगा। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? जूते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं कालीबंगा से। और 2 फसलों को एक साथ उगाने का साक्ष्य, 2 फसलों को एक साथ उगाने के जो साक्ष्य मिले हैं वो भी कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा से फिर से देख लो क्या मिला है? काली चूड़िया, भूकंप, अग्नि हवन कुंड, जूते हुए खेत। जब खेत जूते हैं तो उसमें फसल भी बोओगे। क्या फसल बोई? फिर हमने एक साथ 2 फसल बो दी। 2 फसलों को उगाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले। इसके बाद आ जाते हैं बनावली। कहाँ से? बनावली कहाँ पर पड़ता है? बनावली पहले देखो, बनावली कौन सी नदी के किनारे है? बनावली है सरस्वती नदी के। कौन सी? सरस्वती नदी के किनारे बनावली पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है हरियाणा के अंदर। कहाँ पर? हरियाणा के अंदर। बनावली के बारे में क्या है? यहाँ से मिला है मिट्टी का हल। मिट्टी का हल कहाँ से मिला है? मिट्टी का हल मिला है बनावली से। मिट्टी का हल आ जाए या हल का टेराकोटा आ जाए, दोनों के दोनों एक ही बात है। मिट्टी का हल पूछे या हल का टेराकोटा पूछे, कहाँ से मिला है? बनावली से मिला है। टेराकोटा का मतलब समझो। टेराकोटा का मतलब होता है जब हमने कोई मिट्टी की मूर्ति बनाई, समझो मैंने मिट्टी का मार्कर बनाया है, पहले कच्ची मिट्टी होगी, इसके बाद जब मैं इसको पका दूंगा ना तो पकने के बाद हो जाता है टेराकोटा। मतलब मिट्टी को पकाना बोलते हैं हम टेराकोटा। तो हल को, मिट्टी का हल हमने पका दिया तो उसको बोल दिया हल का टेराकोटा। तो हल का टेराकोटा है, ये मिट्टी का हल है, दोनों के दोनों कहाँ से मिले? बनावली से मिले। कैसे याद करोगे भैया? हल को तुम बनाओगे तो हल को बनाओगे, ऐसा तो है नहीं भाई कि बिना बनाए हल हो जाएगा। तो हल को इन्होंने बनाया तो बना सकोगे बनावली, और हल से हो गया आपका हल। एक सबसे सुनियोजित तरीके से जो शहर बसा था वो शहर था आपका धोलावीरा, लेकिन ये सबसे बेकार तरीके से बसा हुआ है, सुनियोजित तरीके से नहीं बसा। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे बेकार तरीके से। इसकी नाली भी टेढ़ी मेढ़ी थी भाई, सबकी नाली बिल्कुल अच्छे तरीके से थी, सीधी सीधी थी, इसकी टेढ़ी मेढ़ी नाली थी। कुछ किसकी? बनावली की, क्योंकि बनाने में उन्होंने ठीक काम नहीं करा, ऐसा याद कर सकते हो। सबसे बेकार बनाई नाली कहाँ की? बनावली की। तो सबसे बेकार तरीके से या सबसे सुनियोजित तरीके से कौन सा शहर नहीं बसा था? तो वो था आपका बनावली। यहाँ से पकी ईंट मिली है, पकी हुई ईंट मिली है।
क्या मिली है? पकी हुई ईंट। भाई जाहिर सी बात है, जब हल पका हुआ मिला है, टेराकोटा का मतलब मैंने आपको बता दिया है, जब मिट्टी को पका देते हैं तो उसको टेराकोटा बोलते हैं। जब हल पका हुआ मिला है तो मिट्टी भी पकी हुई मिली होगी, वो ईंट भी पकी हुई मिली होगी। तो ये दोनों चीज़ कहाँ से मिली है? ये मिली है आपकी बनावली से। पकी ईंट बनावली से, मिट्टी का हल या हल का टेराकोटा बनावली से। और सबसे बेकार तरीके से कौन सा शहर बसा था? बनावली। नाम तो उसका बनावली है, लेकिन उसे बना ही नहीं पाए हम ठीक तरीके से। कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। रोपड़ इंपॉर्टेंट है, रोपड़ भी। रोपड़ कौन सी नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे है। कहाँ पर पड़ता है? पड़ता है पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में। भाई सतलज नदी जो है वो कहाँ पर बहती है? पंजाब के अंदर बहती है, जम्मू कश्मीर से होकर के। इसकी खोज किसने करी? इसकी खोज करी आपकी यज्ञदत्त शर्मा ने। किसने? यज्ञदत्त शर्मा ने। जो खोज करता इंपॉर्टेंट है वही लिखवाऊंगा मैं आपको। तो रोपड़ की खोज किसने की? यज्ञदत्त शर्मा ने। कौन सी नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे है। कहाँ पर पड़ता है? पंजाब के अंदर पड़ता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान लगाना, VVI। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? पूरी हड़प्पा सभ्यता के अंदर वो मिला है रोपड़ से। कहाँ पे? रोपड़ से। और मानव के साथ स्त्री को दफनाने का साक्ष्य या युगल समाधि कहाँ से मिली थी? वो मिली थी लोथल से। कहाँ से? लोथल से। तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साथ रोपड़ से। इसको देखो ऐसे याद कर लो भाई, जब किसी ने कोई कुत्ता पाला, इंसान ने, जब उसका मालिक मर जाए, कुत्ता फिर रोने लगेगा तो रोने से हो गया रोपड़। तो भैया कुत्ता रोने लगा, तो कुत्ता रोने लगा, बोलने लगा भाई मैं तो अपने मालिक के साथ ही जाऊंगा। तो कुत्ते को दफना देगा मानव के साथ ही, उसके मालिक के साथ ही, क्योंकि वो रोने लगा था। तो रोने से हो गया आपका रोपड़, रोने से हो गया रोपड़। पाषाण काल में भी मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले थे। कहाँ से मिले थे? बुर्जहोम से मिले थे। मैं आपको करा चुका हूँ, ध्यान रखना। अगर पाषाण काल आएगा, देख लेना क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ऐसे पूछ लेता है वो कि पूछने लगा पाषाण काल में कहाँ से मिले हैं, तो बुर्जहोम में। हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं आपके रोपड़ से। दोनों अलग अलग है। ये क्वेश्चन आलमगीरपुर, ये रह गया सिलखड़ी। एक यहाँ पर क्या मिली है? सिलखड़ी की मोहर मिली है। सिलखड़ी की क्या मिली है? मोहर। फारस की मुद्रा कहाँ से मिली है? फारस की मुद्रा तो आपकी लोथल से मिली है। लेकिन यहाँ पर जो मोहरें मिली है वे सिलखड़ी की मोहरें थी। सिलखड़ी क्या है? सिलखड़ी एक तरह की मिट्टी थी, सिलखड़िया। तो सिलखड़िया बोल दो या सिलखड़ी बोल दो। सिलखड़ी की मोहरें कहाँ से मिली है? वो मिली है आपके रोपड़ से। आलमगीरपुर क्या था? सबसे पूर्वी स्थल था। क्या था? सबसे पूर्वी स्थल था हड़प्पा सभ्यता का। कहाँ पर पड़ता है? यूपी के अंदर पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे था? हिंडन नदी के किनारे था। ये सब मैं आपको ट्रिक से याद करा चुका हूँ। इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज भी की आपकी यज्ञदत्त शर्मा ने। ये खोज करता इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिख दी है। मांडा, ये सबसे आपका उत्तरी स्थल था। क्या था? उत्तरी स्थल था मांडा। कौन सी नदी के किनारे था? चिनाब नदी के किनारे था। कहाँ पर पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की आपकी जगपति जोशी ने। किसने? जगपति जोशी ने। जगपति जोशी ने किसकी खोज की है? जगपति जोशी ने मांडा की खोज की है। और आलमगीरपुर की किसने की है? यज्ञदत्त शर्मा ने। आलमगीरपुर की यज्ञदत्त शर्मा ने की है। बस इसमें यही याद करना है, इसके अंदर क्या मिला ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी कई बार आया है, बस ये याद कर लेना। भगवानपुर एक स्थल है, भगवानपुर। भगवानपुर से क्या मिला है? भगवानपुर से मिला है 13 कमरों वाला मकान। 13 कमरों वाला मकान। इसको कैसे याद करोगे? देखो भाई, तुम नॉर्मल देखो, किसी के घर में भी जाओगे तो तुम्हें 13 कमरे देखने को नहीं मिलेंगे। 2 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 5 मिलेंगे, 6 मिलेंगे, हद से 7-8 मिल जाएंगे। 6-7 तो मिलते हैं, बस 6-7 ही मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलते, चाहे कोई कितने बड़ा मकान बना लो। अगर कोई भैया कोई हॉस्टल ही बना रहा है तो अलग बात है, उसमें तो कितने, ये बात चल रही है मकान की। तो मकान में कमरे कितने मिलेंगे आपको? 4, 5, 6, 7 मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर 13 कमरों वाला मकान है। तो 13 कमरों वाला मकान है तो उसका मतलब है कुछ अजीब मकान बना दिया है। तो अजीब चीज़ कौन बना सकता है? भगवान बना सकते हैं। तो भगवानपुर से मिला है 13 कमरों वाला मकान, क्योंकि भैया 13 कमरे वाला मकान तो भगवान ही बना सकते हैं और भगवान ही वहाँ पर रह सकते हैं। इंसान नहीं बनाने का 13 कमरों वाला मकान। इंसान तो 2-4 कमरों वाला बना लो, वही बहुत है। तो 13 कमरों वाला मकान कहाँ से मिला है? भगवानपुर से मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका एग्जाम में आया है। इसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता थी, जितने भी स्थल थे वो सब ये स्थल यही है, इन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। इससे बाहर आपको क्वेश्चन एक भी देखने को नहीं मिलेगा। मैंने सब स्थल आपके कवर करा चुका हूँ। उसके बाद अब मोहरे, जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके अंदर जो मोहरे हैं, वो मोहरे किसकी बनी होती थी? मोहरे बनी होती थी सिलखड़िया की। सिलखड़िया होगा या सेलखड़िया होगा, मैं बता चुका हूँ। एक तरह की मिट्टी थी, एक तरह की मिट्टी थी, उससे बनी होती थी आपकी मोहरे। मोहरे सिक्के किसके बने होते थे? सिक्के बने होते थे टेराकोटा के। किसके? टेराकोटा के। टेराकोटा का मतलब मैं बता चुका हूँ, जब हम मिट्टी को पका देते हैं तो उसको बोलते हैं टेराकोटा। क्या बोलते हैं? टेराकोटा। तो सिक्का आएगा तो सिक्के बने होते थे टेराकोटा के। मोहरे बनी होती थी सिलखड़िया की। किसकी? सिलखड़िया की। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है।
स्टुअर्ट पिगट साहब कौन से हैं ये? स्टुअर्ट पिगट साहब। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा। बहुत बार क्वेश्चन आया, जुड़वा राजधानी आ जाए, जुड़वा बहनें आ जाए, एक ही बात है। बहनें भी लिख दूँ, ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ, जुड़वा बहनें। तो जुड़वा बहनें कौन कौन सी है? जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। जुड़वा राजधानी और जुड़वा बहनें किसने कहा? स्टुअर्ट पिगट ने कहा। पिगट ने कहा, सिर्फ पिगट याद करना। किसने कहा? पिगट ने कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी है। इसके बाद पूरी हड़प्पा सभ्यता के अंदर मंदिर के साक्ष्य एक भी हमें नहीं मिले। यहाँ पर हमें एक भी ऐसा नहीं मिला कि ये लोग इन्होंने मंदिर बनाया था। मंदिर में मंदिर के साक्ष्य बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ पूजा करते थे मातृ देवी की, और मातृ देवी को मानते थे उर्वरता की देवी। तो मंदिर के साक्ष्य हमें यहाँ पर एक भी नहीं मिले। हाथी और गैंडा के साक्ष्य हमें मिले हैं, हाथी के भी मिले हैं, गैंडा के भी मिले हैं। शेर के साक्ष्य नहीं मिले, गाय के नहीं मिले, ऊँट के नहीं मिले। इन तीनों के साक्ष्य हमें यहाँ पर नहीं मिले। ना शेर के मिले, ना गाय के मिले, ना ऊँट के मिले। हाथी के मिले हैं, गैंडा के मिले हैं, मंदिर के नहीं मिले। ये लोग लोहे से परिचित थे? नहीं भैया, लोहे से परिचित नहीं थे। इन्हें सिर्फ कांसे का पता था और तांबे का पता था। तलवार से परिचित थे? तलवार से भी परिचित नहीं थे। ना ये लोहे से परिचित थे, ना ये तलवार से परिचित थे। जब ये तलवार से परिचित नहीं थे तो इसका मतलब ये युद्ध प्रिय भी नहीं थे। ये क्वेश्चन में क्या ही भरा है, युद्ध प्रिय नहीं थे। इन्हें भैया लड़ाई वड़ाई से कोई मतलब नहीं था। इन्हें तो सिर्फ इतना मतलब था कि ठीक से अपना व्यापार करना है, अपना गुजारा करना है, मौज से जिंदगी काटनी है और फिर चले जाना है। तो युद्ध प्रिय थे? नहीं भैया, युद्ध प्रिय भी ये नहीं थे। शांति प्रिय? जब युद्ध प्रिय नहीं थे तो शांति प्रिय थे भैया। हाँ, शांति प्रिय थे। पर्दा प्रथा थी उस टाइम पे? पर्दा प्रथा, पर्दा, हाँ भैया, पर्दा प्रथा वहाँ पर थी। कभी सोचने लगो कि पर्दा प्रथा नहीं है, पर्दा प्रथा थी। वैदिक सभ्यता में नहीं मिलेगी आपको देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर पर्दा प्रथा थी कि औरतें जो थी वहाँ पर पर्दा करके रखती थी। तो फिर से देख लो, मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले कोई भी। हाथी और गैंडा मिला है। शेर, गाय और ऊँट ये भी यहाँ पर नहीं मिले। लोहे के बारे में इनको नहीं पता था, तलवार के बारे में भी नहीं पता था। युद्ध प्रिय नहीं थे, शांति प्रिय थे, पर्दा प्रथा थी। और इनकी जो मुख्य फसल थी इनकी गेहूं थी और जौ थी। क्या थी? गेहूं और जौ को ये यौं भी बोलते हैं। क्या बोलते थे? यौ। इनकी मुख्य फसलें थी वो थी गेहूं और जौ। तो ये भैया आपकी पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता थी। इसका एक पार्ट मैंने पहले बना दिया था, एक पार्ट मैंने आज बना दिया है। तो पूरी हड़प्पा सभ्यता का आपकी कवर हो चुकी है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाना किसी भी एग्जाम के, ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम में आपको बता दो, किसी भी एग्जाम को उठा लेना, वनडे एग्जाम के आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। इससे बाहर को क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, या हम जो भी पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में हम पिन कर देंगे वीडियो में ही। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।